आज का चुन चुन के काफ़ी खास है। रोज़ हम आपको शेयर बताते हैं और बताते हैं, जो हमारे रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट होते हैं, वो अपनी रिसर्च से कुछ शेयर निकाल कर खिलाते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे। लेकिन आज हमने सोचा कि शेयर पे बातचीत नहीं होगी, आज बातचीत होगी कि आखिर में उस रिसर्च के पीछे जो है किस तरीके से कामकाज होता है, कैसे कोई शेयर चुना जाता है। तो सर हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत नगीने इन्होंने ढूंढे हैं, आप लोगों को गिफ्ट भी किए हैं और आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छा उसमें मुनाफा कमाया है। तो आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे सर कि आखिर में शेयर को चुनने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, किस तरीके से जो हमारे दर्शक हैं खुद ही जो है अपने शेयरों को चुन सकते हैं। विपुल जी, बाजार में अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा है। एक तरफी तेजी देखी गई है। पिछले साल कैलेंडर ईयर 2023 की अगर बात करें तो निफ्टी में करीब 20% की तेजी देखी गई और मिड कैप स्मॉल कैप क्षेत्र में ये जो तेजी थी वो बहुत ज्यादा 40% और उसके आसपास की देखी गई। जी। दो तरह के लोग आपके शो पर आते हैं विपुल जी। एक होते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट और एक होते हैं टेक्निकल टेक्निकल एनालिस्ट। एनालिस्ट। जी। ये दोनों जो लोग हैं अपनी जो आपको पिक्स देते हैं अलग अलग स्टाइल से चुनते हैं। मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूं और कंपनी के कारोबार को देखकर क्या करती है उसके बाद में कंपनी सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करके उसका जो एक टाइमिंग होता है कि इसमें निवेश कब करना चाहिए उसके लिए थोड़ा सा जो टेक्निकल एनालिसिस है टाइमिंग और एंट्री के लिए वो भी देखता हूं और उससे आपको स्टॉक पिक देखता हूं। लेकिन सिद्धांत एक ही रहता है, अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो उसकी टाइमिंग नहीं देखता। खराब कंपनी की टाइमिंग देखकर शायद निवेशक फंसेगा, पैसा नहीं बना पाएगा। जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो जी। टेक्निकल एंट्री देखता है, एग्जिट देखता है और उससे अपनी रणनीति बनाकर आपको स्टॉक पिक्स देता है। मैं आज ये चर्चा नहीं करना चाहता कि कौन सा बेहतर है और कौन सा सही है या खराब है। दोनों अपने 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 तरीके से अच्छे हैं। बट आप जो इस शो के एक हिस्सेदार हैं उनको आपको इस तरीके से ये स्टॉक सिलेक्शन होता है। कई बार मैं आपको स्टॉक्स जो देता हूं उसके अंदर मैं बड़ा टारगेट देता हूं क्योंकि उसके अंदर में एक फंडामेंटल कारण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने आपको जस्ट डायल का एक टारगेट दिया था, करीब 730 रुपए के मैंने एंट्री प्राइस बताई थी और आपको 950 के ऊपर का एक टारगेट दिया था जी। और वो टारगेट भगवान का शुक्र है कि वो अचीव भी हो चुका है। बिल्कुल। उसी तरह आपको मैंने एक एक शेयर दिया था जुपिटर वैगन्स। जुपिटर वैगन्स में अगर आप देखें एक टारगेट आया उसमें आपको एग्जिट किया, उसके बाद में उसी शेयर का जिस भाव में आपने एग्जिट किया उससे वापस आपको एक लोअर दाम में एक एंट्री दी और आपको वापस एक मूव दिया और अब की बार जो टारगेट दिया वो पिछले बार से ऊंचा दिया। तो बिल्कुल। शेयर कभी भी अच्छे से खराब नहीं होता। उसकी टाइमिंग, उसके टारगेट, उसके एक्सपेक्टेशंस नतीजों के बाद ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो मैंने आज आपको इस तरीके से अलग अलग जो मैं स्टॉक्स पिक करता हूं उसके बारे में बताया। एक उदाहरण आपको और देना चाहता हूं, जीएलएस। जीएलएस का मैंने आपको एक टारगेट दिया कि इसमें एक मूव, बड़ा मूव के लिए आप लीजिए और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि 100 रुपए के ऊपर का मूव इस शेयर ने दिया, करीब 625 के आसपास का आपको एक एंट्री प्राइस दिया था और अब ये शेयर 750 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो कहने का मतलब कि स्टॉक सिलेक्शन कुछ हद तक एक साइंस है, कुछ हद तक एक कला है और इसमें जो जो फंडामेंटल एनालिस्ट होता है वो जी। अपनी एक मेहनत करके स्टॉक सिलेक्ट करके आपको देता है। कुछ स्टॉक्स जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज में स्टॉप लॉस ट्रिगर करके नई तेजी होती है, तो उसे ये ना समझें आप कि आपको जानबूझकर एक गलत टिप दी गई थी। जी। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उसके उसके रिकमेंडेशन फेल हो जाए।
बट कभी कभी ऐसे हो जाता है, ऊपर वाला भी ये चाहता है कि कुछ दो चार स्टॉक गलत हो जाए। बट ये एक आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है जो आपको सिलेक्ट करके दिया जाता है। बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत डिटेल में आपने बताया। एक छोटी सी टिप्पणी बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है सर। लियो अगस्टस साहब का सवाल है, कह रहे हैं कि सर आप फंडामेंटल्स में कौन सी चीज़ देखते हैं कंपनी को चूज़ करने के लिए? पी देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, रेवेन्यू देखते हैं, क्या देखते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए जिस पर कि शेयर को चुनते समय नज़र बनानी चाहिए? विपुल जी, आपने जितनी चीजें कही है ये सब देखता हूं, और उसके अलावा एक चीज और देखता हूं। जब तक मैं प्रमोटर से मिलकर बातचीत कर संतुष्ट नहीं होता, मैं उस कंपनी को कभी भी आगे उसके ऊपर मैं होमवर्क नहीं करता। प्रमोटर का बॉडी लैंग्वेज, प्रमोटर से इंटरेक्शन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब किसी पे पैसा लगाते हो या दाव लगाते हो, आपको उस आदमी पर कॉन्फिडेंस ना हो तो पैसा नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है सर आपने। सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए, आईपीओ बाज़ार के बारे में बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तरफ से आज के कार्यक्रम में हमको ज्वाइन करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर देंगे सर? सर, डिस्क्लोजर एक ही दूंगा, एक ही शेयर के ऊपर में आज मैंने एक तरह से रेकमेंडेशन की बात की है, जुपिटर वैगन, और मैं इस शेयर में काफी अरसे से निवेशित हूं, तो उसी के बारे में कहूंगा कि ये शेयर में होल्ड करता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे दर्शक कह रहे थे, टिप्पणी के रितेश पोद्दार जी हैं और बाकी लोग हैं कि इतनी देर से हम वेट कर रहे थे, एक शेयर तो दे दीजिए, एक शेयर तो रिकमेंड कर दीजिए। तो हो गया सर, आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो गई है कि जुपिटर वैगन के बारे में जो है सर ने बातचीत की है, तो वो आप सर के पोर्टफोलियो में है, तो उस पर आप अपना नज़रिया, आप किसी जो है अपने जो भी फाइनेंशियल प्लान है उससे बातचीत करके ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।